चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं एंसेंट हिस्ट्री। ठीक है, तो एंसेंट हिस्ट्री जब अपन बात करेंगे तो उसमें हम सिनारियो को आज समझेंगे। आज हमारी जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है कि यूपीएससी की जर्नी में एंसेंट हिस्ट्री को समझना कैसे होता है। क्या सिर्फ फैक्चुअल डेटा कलेक्ट करने से ऐसी चीजें बन जाएंगी? तो नहीं बनेंगी, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और आवाज आ रही है ना? तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एंसेंट हिस्ट्री की जो जर्नी है वो पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जर्नी है। अर्थात अगर बात करें तो भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप की जर्नी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे, हम आज सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे और इस सिनेरियो में हम पहले स्टेटमेंट यही लिखना चाह रहे हैं कि ये जो एंसेंट हिस्ट्री है ये भारतीय उपमहाद्वीप की जर्नी है। तो अगर हम बात करें एंसेंट हिस्ट्री भारतीय उपमहाद्वीप की जर्नी है तो हमें समझना पड़ेगा ना कि भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन उसको समझने के पहले हमें तो ये देखना पड़ेगा कि मानव जाति जो आई तो वो शुरुआती स्तर में किस किस फेज से गुजरी, उसके बाद ही तो सिविलाइजेशन बना। व्यक्ति बन रहेगा तभी तो समाज का निर्माण होगा, व्यक्ति नहीं रहेगा तो समाज का निर्माण नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो इसी को लेकर हमें जो सबसे पहली चीज बात करनी होती है वो स्टोन एज बात करनी होती है, पाषाण काल। तो पाषाण काल के बारे में हमें ये नहीं समझना है कि कौन कौन प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे प्लेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके इतर जो बड़ी बात है वो ये है कि उस समय मानव था कैसा, मानव की एक्टिविटी कैसी थी। जैसे हमारी एक्टिविटी होती है ना कि हम पढ़ने के अलावा थोड़ी शरारत भी करेंगे, थोड़ा खाना भी खाएंगे, थोड़ी मस्ती भी करेंगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे भी, और जब शादियां होंगी घर में तो मस्ती भी करेंगे। तो इंसान का नेचर है। कोई इंसान बहुत ज्यादा क्या रहता है, वो गुस्सैल रहता है। कोई इंसान बहुत ज्यादा क्या रहता है, फनी रहता है। नेचर है। तो इंसान के नेचर को समझना पड़ेगा। और इंसान धीरे धीरे जब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा तो वो फिर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो एक समाज का धीरे धीरे निर्माण होगा। लेकिन समाज का निर्माण तब होगा जब रिसोर्सेस आएंगे। हम अकेले समाज का निर्माण कर सकते हैं क्या? समाज सिर्फ व्यक्ति का परिचायक है? नहीं है। हमारे आसपास वो सारी चीजें हैं। एटमॉस्फेयर की बात कर लें, एनवायरनमेंट की बात कर लें, रिसोर्सेस की बात कर लें। समझ पा रहे हैं? तो इसी को लेकर हमें पढ़ना होता है और यही सारी यात्रा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जर्नी होती है। ठीक है, तो अब स्टोन एज से हम यात्रा अगर शुरू करें, हम इस ये जो अपनी क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है कि पूरी इतिहास, प्राचीन इतिहास कैसे मूव कर रही है। बाकी अपन जब कल से मिलेंगे तो सिलसिलेवार स्टडी करेंगे कि पाषाण काल में मेन चीजें क्या हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे लेटर वैदिक, वैदिक एज की बात करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो महाजनपद काल की बात करेंगे। ऐसे यात्रा बढ़ती जाएगी। लेकिन शुरू में तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो यात्रा है वो एक आखिर तक की है। जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए? हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी सांसें चल रही हैं, सारी चीजें ठीक है, तो पहली चीज क्या है हमारे लिए? नीड क्या है? भोजन। तो भोजन चाहिए। और भोजन चाहिए तो भोजन इजिली अवेलेबल है क्या? उस समय के दौर में इजिली अवेलेबल है? नहीं है। तो भोजन करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना पड़ेगा? आपको खेती वाली प्रोसेस तो नहीं आई है अभी। खेती हर जगह तो नहीं हो सकती ना। उसके लिए पहले खेत को तैयार करना पड़ता है। खेत को तैयार करने के पहले एक लैंड चाहिए, प्लेन लैंड चाहिए। उस लैंड की खासियत हो कि वो फर्टाइल हो, नहीं हो तो उसे बनाया जाए, तब तो अपन खेती कर पाएंगे। लेकिन वो भी आवश्यक दशाएं नहीं मौजूद है। तो फिर क्या करेगा इंसान? शिकार करेगा। शिकार करेगा ना। तो अगर हम पहली चीज अगर यहाँ पे बात कर लें कि ह्यूमन की लाइफ की अगर हम बात करें तो पहली बात तो हम यही समझ रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा बहुत इंग्लिश चलेगा? थोड़ा बहुत, जैसे अपना नाम इंग्लिश में लिखते हैं वैसा इंग्लिश, है ना। तो मानव प्राचीन इतिहास किसके बारे में है? तो मानव जाति के बारे में, है ना। तो जब मानव जाति के इतिहास के बारे में है तो हमने अभी तक एक आम सहमति बनाई कि मानव भोजन करने के लिए शिकार करेगा। तो अगर हम बात करें कि मानव की शुरुआती जीवन कैसी है, हंटिंग लाइफ है, शिकारी जीवन। शिकार करेगा तभी जिंदा रहेगा वो, यही बात है।
तो पहला पॉइंट हम क्या देखते हैं, मानव का जो जीवन है वो हंटिंग लाइफ है। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। अब बताओ शिकार हम करें, हमारे गांव में क्या हुआ एक बार कि शेर आ गया, जैसे कि आता नहीं है, मान लो कोई भी ऐसा जानवर आ गया, तो उस जानवर के शिकार करने के लिए कुछ टूल्स होंगे। जैसे गाँव में आप देखो कि जब मंकी आता है तो अपन लठ लेके चलते हैं कि उसको मार के भगाएंगे। तो जो लाठी है या लठ है वो वेपन्स है, हथियार है ना। तो शिकार करने के लिए पहली चीज क्या है, वेपन्स होंगे, हथियार होंगे, होंगे ना। तो देखो अगर मानव शिकारी जीवन है व्यतीत कर रहा, तो आप देखो कनेक्टिंग कैसे होता है। हिस्ट्री सिर्फ डेटा की बात नहीं करता है, हिस्ट्री कॉन्सेप्ट की बात करता है। अगर मानव जीवन शिकारी है तो शिकार करने के लिए क्या चाहिए, हथियार चाहिए, वेपन्स चाहिए। अच्छा आपने एक चीज देखा होगा कि कभी क्या होता है, अचानक अपन चलते हैं, अपने पास कुछ नहीं होता है, डॉग क्या करते हैं, बाहर कुत्ते भौंकते हैं, तो भगते हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं होता है, फिर भी हम नीचे मुड़ते हैं डराने के लिए कि देखो हम प्रोसेस में हैं, हम हथियार उठा रहे हैं, बट ऐसा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वो भाग जाते हैं। तो सोचो मानव के पास कोई वेपन्स ही नहीं है, तो मानव कौन सा हथियार यूज करेगा। ना हमारे पास लठ है, ना हमारे पास गन है, ना तलवार है, तो मानव क्या करेगा। शुरू में क्या करेगा मानव, पत्थर है, पहाड़ है, तो उसी पत्थर के कंटेक्स्ट में यात्रा आरंभ होगी, होगी ना। और जब पत्थर के कंटेक्स्ट में यात्रा आरंभ होगी तो भाई वो पत्थरों का ही क्या करेगा, यूज करेगा। अब पत्थर छोटे छोटे भी नहीं है कि अपन गुलेल से मंकी मार दिए, पत्थर बड़े बड़े, समझ। तो उस बड़े पत्थरों को तोड़ने का प्रयास करेगा। अरे जब हम मंकी मार रहे थे तो एक बड़ा सा क्या करते, ईंट को तोड़ते थे और फिर छोटा एक ईंट लेते थे फिर मारते थे। बहुत प्रैक्टिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे, किताबी नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो अगर वो पत्थर आया तो पत्थर को हमने विल से लिया ना कि हमारे हाथों में आ जाए फिर हम मारे, कि ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा लिया और ऐसे मार दिया, वो दूर तक जाएगा ही नहीं, हमारी उतनी शक्ति है भी नहीं, नहीं है ना। तो आप इस बात को देखो कि वेपन्स है, तो वेपन्स भाई क्या हो, वेल शेप में आए, और वेल शेप में आए तो क्या करना पड़ेगा, पत्थर को काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो बड़े बड़े पत्थर को तोड़ना पड़ रहा है ना शिकार करने के लिए। तो बड़े बड़े पत्थर को तोड़ने का जो प्रोसेस है उसी को कह दिया गया क्रोड तकनीक। क्या कह दिया गया, क्रोड तकनीक। समझ रहे, हम ऐसे समझेंगे कि मंकी आया, हमारे पास बड़ा पत्थर है, हमने तोड़ा, छोटा गया, तो जो तोड़ने का प्रोसेस है वो क्रोड टेक्नोलॉजी। तो आप इस बात को देखो, वेपन्स का वो प्रयोग करेगा, तो वेपन्स का प्रयोग जब वो करेगा तो वो किस सहारे करेगा, ठीक है। अब ये क्रोड टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे पत्थर। तो क्या हम पत्थर बना किस लिए रहे हैं, पत्थर औजार ही है ना शिकार करने के लिए, पत्थर तो औजार ही हैं। तो उसी को कह दिया गया स्मॉल स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे हथियार, छोटे छोटे औजार। वो किससे बने, क्रोटेक। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों को छोटे औजार में तब्दील करने की यही तो है। ईट फोड़ा, छोटा किया, उसी को क्रोड बोल दिया। तो जब जब मंकी याद आए हम क्या बात करेंगे, अच्छा ये क्रोड बना रहे हैं अपन। तो ऐसे हमें याद भी नहीं करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल लाइफ भी जी रहे हैं हम। समझ रहे, ठीक है। ये नोट भी करना होगा क्या, करते हैं क्या आप नोट, अच्छा नोट कर लीजिए, ठीक।
बारिश की वजह से और लोग नहीं आ पाए ऐसा? पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भारत सबसे बड़ा बेरोजगार आबादी वाला देश बन जाएगा, है ना? और बेरोजगारी से बड़ी बीमारी कोई है नहीं। हो गया? ठीक। तो अब एक बात बताओ कि उस पत्थर को, अब एक चीज देखो कि हमारे पास एक वेपन्स आया, उस वेपन्स अब आया, ये जो पत्थर तो छोटा बन गया ना, लेकिन आप देखना कि आप जब पत्थर चुनते हो मंकी को मारने के लिए तो गोल गोल चुनते हो, और सबसे अच्छा होता है वो जो कंचा होता है, गोली, समझ रहे हो? उससे मारते हैं कि प्रॉपर लगेगा, ज्यादा चोट करेगा। जैसे मान लो कि हम जब स्कूल लाइफ में थे तो टीचर क्या करता था, पतला डंडा नहीं लाता था, याद आ रहा है? तो वो सॉलिड लाता था और उससे ज्यादा चोट लगता था। तो सॉलिड लाने का मतलब क्या है कि वो जानबूझकर ऐसा वेपन चला रहा है जिससे ज्यादा चोट पहुंचे, यही है ना? नहीं तो पनिशमेंट का मतलब क्या, अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, बड़ा डंडा लेकर आएंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो अब ये छोटा टूल्स आ गया ना क्रोड से, अब इस क्रोड से क्या करेंगे अपन, इसको और धारदार बनाएंगे कि अगर एक बार वार मारा तो सीधे जाके लगे, जिससे पशु क्या हो जाए, मरे नहीं तो मूर्छित हो जाए। क्योंकि मान लो कि अगर मैंने मारा और वो लेट गया और जब मैं पशु के पास गया तो पशु ने मुझे खा लिया, तो शिकार किसका हो गया, मानव का हो गया। और ऐसी कई बार तो चीजें हुई होंगी, अरे हुआ होगा ना, कई बार मंकी हमें काट लेता, नहीं काट लेता, कुत्ते काट लेते, नहीं काट लेते, काट लेते ना, तो कई बार तो शिकार ही शिकार भी हो गया होगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप इस बात को समझना कि अब ये जो स्मॉल टूल्स आए, इस स्मॉल टूल्स को क्या करना था, व्यापक तेज धार बनाना था, नुकीला बनाना था। ठीक है? तो नुकीला बनाए या तेज धार बनाए, वाइड एज्ड बनाए, है ना? अब आप एक चीज देखना, गांव में पहले लोग चक्कू रखते थे। अगर आपने देखो, एंशिएंट हिस्ट्री पूरी गांव की कहानी है, तो हम आपको क्या करेंगे, गांव ले चलेंगे और गांव से अपन देख सारी चीज, एक गांव, आपका गांव और आपके गांव से पूरी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे अपन। ये प्रैक्टिकल है पढ़ाना, ऐसा है ना? तो गांव में लोग चक्कू रखते थे, तो याद करना कभी कभी वो क्या करते थे, पत्थरों पे क्या करते थे, तेज धार करते थे। पूछने पे क्यों, तो कभी खतरा हो जाए तो गर्दन उतारते जाए आपको, या फिर सुरक्षा के लिए, ऐसी चीजें थी। तो ऐसी चीजें थी तो वो तेज धार कहते करते थे। समझ लेना, फिर नोट कर लेना भाई, समझ लो पहले, नहीं तो नहीं आएगा, ये एक टेम्परामेंट है ना। तो तेज धार, अब एक बात बताओ कि अगर वो तेज धार होगा तो इसी को क्या कह दिया गया, छोटे छोटे पत्थरों को, छोटे छोटे औजारों को तेज धार बनाना, जिससे जिससे क्या हो, तो उस शिकारी, जब हम शिकार करें तो शिकार को क्या करे, बहुत जल्दी चोट पहुंचे और मूर्छित हो जाए। ठीक है? इसी को कह दिया गया चॉपर्ड चॉपिंग तकनीक। क्या कह दिया गया, चॉपर्ड चॉपिंग तकनीक। तो इस प्रोसेस को क्या कह दिया गया, चॉपर चॉपिंग तकनीक। अब बताओ ये जर्नी कितनी बड़ी है, कुछ नहीं है। एक मंकी था, एक मंकी था, मंकी को मारने के लिए हमने बड़े पत्थर को छोटा कर दिया, और छोटा जब किया तो क्या कर दिया, उसी को कर क्या कह दिया हमने, प्रोड तकनीक। और उसको थोड़ा और धारदार बना दिया तो उसे क्या कह दिया, मंकी को क्या पता कि उसके बारे में अपन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं पता ना, लेकिन हमने दो बड़ी चीज तो पता कर ली, तो ये चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है? तो स्टोन एज में यही था मानव, और वो भी कब की बात है, पूरा पाषाण काल की बात है, स्टार्टिंग एज की बात है। थोड़ा बहुत आएगा, आप लेट आएंगे आप शायद, है ना? ठीक है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जब मानो, जब तेज धार, अब बताओ, ऐसा तो नहीं है ना जैसे हम शुरू शुरू में शहर में आए तो पहली बार में इतना ज्यादा खाना खाएं कि वो क्या हो गया, फूड पॉइजन हो गया, लूज मोशन हो गया। फिर पता लगा कि नहीं यार, शहर में तो हमें रहना है, तो हम धीरे धीरे भी खा सकते हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल बताते हैं, शादियों में देखना कोई इंसान बहुत ज्यादा खाना खाता है, जल्दी जल्दी खाएगा, उसको लगेगा कि आज ही भर लो, आज ही अंतिम दिन है,
आपने नोटिस किया होगा कोई एक जरूर मिल जाएगा हर शादी में, आई मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अगले दिन देखना वो लूज मोशन का शिकार होगा या फूड पॉइजन का हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो अभ्यास से आती। गांव का आदमी अगर शहर आएगा आप पता कर लोगे देखकर, लेकिन वही अगर 1 साल रह गया नहीं पता कर पाओगे, क्योंकि इंसान क्या करता है, एनवायरमेंट को अडॉप्ट करता है। जैसे हम पहली बार मुखर्जी नगर में आए तो हम भाग जाए, यार इतने लोग पढ़ते हैं। जब हम पहली बार अपने प्रिपरेशन के दिनों में थे, आज से 8 साल पहले, तो मुझे लगा कि मैं ही एक अकेला हूंगा या मेरे जैसे कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 20,000 लोग होंगे। जब मैं कॉलेज लाइफ में था, जब मैं सोच रहा था कि मुझे भी प्रिपरेशन करनी है, जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि 3 लाख लोग फॉर्म दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार मेरा कैसे होगा। फिर वो अभ्यास में आ गई चीज, फिर प्रीलिम्स फिर मेंस, तो अभ्यास में आ गया। स्टार्टिंग में तो नहीं आया, नहीं आएगा ना शुरू में। तो अब देखो कितने मंथ हो गए आपको इस बैच में, 5 मंथ हो गए ना, 8 महीने हो गए। अभी भी आपको लग रहा होगा कि यार अभी कितना बड़ा सिलेबस है, और अभी माहौल जो बना हुआ है मार्केटिंग का वो तो आपको अलग डरा रहे होंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम। आप हमें एक बात बताओ, जब हम तो आपके संस्था में एडमिशन ले रहे हैं, हम आपकी तरफ से बात करेंगे, ठीक है, जब हम संस्था में एडमिशन ले रहे हैं तो आप उस एडमिशन में ही हमें गाइडेंस दो ना। एक बार फाउंडेशन की फीस लेते हो और एक बार स्पेशल गाइडेंस, और उसके बाद मेंटरशिप अलग से। इतने हमारे बाबूजी के पास पैसा है क्या? नहीं है ना, तो हम उसी में फंस के रह जाते। समझ रहे हैं आप? तो और एक टाइम आपको लगेगा कि जब आप संस्था कोचिंग जब खत्म कर लोगे, तब आपको लगेगा कि यार कोचिंग ने जो मुझे दिया वो बहुत जरूरी था, लेकिन उस कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होगा, एनालिटिकल अप्रोच से होगा। जिस कोचिंग में जैसे हम रात को दूध डेली पी रहे हैं तो अगले दिन एनर्जेटिक रह रहे हैं, तो क्या सिर्फ दूध पीने से एनर्जेटिक रह रहे हैं कि डाइट भी है? समझ पा रहे हैं? अगले दिन जूस भी पी रहे हैं और वर्कआउट भी कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो एनालिटिकल अप्रोच को क्या करना पड़ेगा, विकसित करना। और वो विकसित की पहली सीढ़ी क्या है, कोचिंग, और उस कोचिंग में अच्छी स्टडी। ठीक है, तो इतना समझना पड़ेगा। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे, मैडम ध्यान देना, अभी तक जो अपन बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि एंशिएंट हिस्ट्री की कहानी चल रही है। आपका हिंदी मीडियम है ना? अच्छा हिंदी मीडियम। प्राचीन इतिहास की बात कर रहे थे, और प्राचीन इतिहास में अपन क्या कर रहे थे कि हम मानव के इतिहास की बात कर रहे थे, क्योंकि प्राचीन इतिहास तो मानव का ही इतिहास, कोई भी इतिहास मानव का है। स्टार्टिंग प्राचीन से कर रहे हैं। तो मानव शुरू में कैसा रहा, शिकारी रहा। पेट भरने के लिए सबसे पहली नीड क्या है? जब आपको भूख लगता है तो कुछ समझ में आता है? रात को 2 बजे भूख लग जाए और रूम में कुछ ना हो, तो आपको लगता है कि अगले दिन अगर सुबह जो सबसे पसंदीदा खाना होगा वही खाएंगे अपन ज्यादा, और अगले दिन आप बहुत चीजें भर के लाते हैं और वो एक ही दिन में खत्म भी कर देते हैं। ऐसी चीजें हैं कि नहीं है ना? तो शिकारी भूख, और भूख के लिए क्या करना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कुछ और चीजें हैं नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो शिकार जब मानव करेगा तो किसी पशु का करेगा, पक्षी का करेगा, मछली का करेगा, पेड़ों को खाएगा, पेड़ों की पत्तियों को खाएगा या फ्रूट्स को खाएगा, जो उसको मिले, यही है ना। लेकिन जब वो किसी शिकार करेगा तो किसी पशु का करेगा, तो क्या उसके पास जाके करेगा? मान लो कि शेर का शिकार करना है, शेर के पास जाके कर पाओगे? शेर ने आपका शिकार कर लिया, है कि नहीं है? तो फिर क्या कंडीशन है, उसको दूर से मारा जाए। तो दूर से मारने के लिए वेपन्स, वेपन्स, अब वेपन्स के लिए कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास AK-47 है, ना ही तलवार है महाराणा प्रताप वाली। तो क्या है फिर? तो हमारे पास पत्थर है। तो पत्थर को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, और तोड़ा जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि उसको मारा जाए तो कम से कम सर पे मारा जाए कि वो मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए या मर जाए। तो वो जो छोटा बड़े पत्थर से छोटे पत्थर का प्रोसेस है, उसी को क्या कह दिया हमने, प्रौढ़ तकनीक। हमने इसको ऐसे समझा कि गांव में बंदर आ गया, हमें एक बड़ा ईंट लिया, उसको फोड़ा, छोटा ईंट पत्थर बनाया, इसी को हमने, इस प्रोसेस को क्या कह दिया, प्रौढ़ तकनीक। ठीक है, अब ये आया कि पत्थर मार तो रहे हैं, वो गिर तो रहा है, लेकिन पास जा रहे हैं तो हम ही को दौड़ा दे रहा है। तो क्या किया जाए? ऐसा
औजार बनाया जाए, ऐसा टूल्स बनाया जाए जो सबसे ज्यादा चोट करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें धार देनी पड़ेगी, उसे तेज व नुकीला बनाना पड़ेगा, व्यापक तेज धार चाहिए। तो तेज धार बनाने के लिए गांव में देखना जो दादा लोग थे वो चक्कू को रखते थे, तो चक्कू को पत्थरों पे क्या करते थे, ऐसे तेज धार करते थे। क्यों करते थे, कि कुछ समस्या है तो वो जल्दी निदान हो जाए। समझ रहे हैं ना। तो बड़ी बात क्या है कि अगर उस छोटे पत्थर को तेज धार बना रहे हैं, इसी प्रोसेस को क्या कह दिया हमने, चॉपर चॉपिंग टेक्निक। यही तो समझा हमने दो चीज, ये आया समझ, आगे बढ़े। ठीक है, चलो ये आप नोट कर लेना, इन लोगों से, इन लोगों ने कराया। अब आगे चीज और ध्यान देना, हम ये बात कर रहे थे कि मानव ने शिकार तो कर लिया, ठीक है, मानव ने शिकार तो कर लिया, लेकिन मानव जब शिकार करेगा तो एक ही दिन थोड़ी खा जाएगा। मान लो आज खा लिया, कल शिकारी नहीं आया, तो कल कैसे रहेंगे? 5 दिन तक भूखे रह गए तो मर भी तो सकते हैं। तो शिकार क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। चावल आपके घर में एक ही दिन का रहता है, या आप रखते हो स्टॉक कि कल भी खा सके आज भी खा सके? तो स्टॉक कर रहे हैं ना, तो शिकार को भी स्टॉक करना पड़ेगा। तो क्या करता था मानव, जब शिकार करता था तो ऐसे शिकार करता था, या तो वो मर जाए नहीं तो वो मूर्छित हो जाए। तो मूर्छित जब होगा तो उसको पास लाके अपने पास बांध के रखेगा कि जब जरूरत पड़ेगी तो इसको। तो मानव समझो कितना निर्दयी रहा है, किसके लिए, अपने पेट के लिए। और आज भी है। कोविड देखो, एक समय ऐसा आया कि लगा कि इंसान इंसान को मार कर खाएगा अगर कोविड, अगर ये लॉकडाउन नहीं टूटेगा तो। ऐसा लग रहा था ना, घर के संसाधन खत्म हो रहे थे। समझ पा रहे ना। तो मानव हमेशा क्या रहा, निर्दयी रहा। पूरी इतिहास इसी की है। सिविलाइज वो तब हुआ जब उसको साधन मिल गए। अगर आपके पास से सारी फैसिलिटी हटा दी जाए तो आप चोरी करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करोगे। सारी फैसिलिटी हटा दी जाए, खाने खाने के लिए भी हटा दिया जाए, तो आप खाने के लिए चोरी करोगे कि नहीं करोगे? वो बात कह रहा हूं मैं, करोगे ना। चोरी किस लिए हो रहा है, पेट भरने के। तो मानो अपने लेवल पे आज भी अनसिविलाइज है। अगर उसकी फैसिलिटी हटा दी जाए, रिसोर्सेस हटा दी जाए, तो रिसोर्सेस बने रहे और मानव सिविलाइज रहे, इसीलिए दिन रात मेहनत जारी है। आपके पापा इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं कि हमारी आज की परिस्थिति कल से बेहतर हो जाए, या कल की परिस्थिति अभी से बेहतर हो जाए। अरे यही तो बात है ना, और क्या बात है। हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि सिर्फ सेवा करना है, क्या नौकरी पाके सिर्फ सेवा करना है, कि एक स्टेबिलिटी भी है, स्टेबिलिटी भी, अस्थायित्व भी है ना, कि कम से कम हमें पैसे को तो दिक्कत ना हो। हमारी मम्मी का जब एक्सीडेंट हो या बीमार पड़े तो पैसे को लेकर इलाज ना रुके, ट्रीटमेंट ना रुके। ये चीजें हैं कि नहीं है? तो भाई जब शिकार जब मानव करेगा तो ला कर रखेगा भी तो जब ला के रखेगा तो वहीं से क्या होगा, पशुपालन शुरू हो जाएगा। तो वो दौर कौन सा है, मेसोलिथिक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, थोड़ा सा ये आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आज हम अपन प्रॉपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो अपन थोड़ा थोड़ा बता के चलेंगे, चलेगा ना। तो जब पशुपालन करेगा, तो पशुपालन करेगा तो धीरे धीरे पशुओं को जब पालने लगेगा तो उससे दूध निकालेगा, निकालेगा। उस पशुओं का यूज खेती के लिए भी करेगा। आप देखना जिनके पास खेत नहीं होता है ना, वो अपने घरों के आसपास एक थोड़ा सा करके उसमें कुछ क्या बोलते हैं, सब्जी उगा लेते हैं। तो वो भी तो खेती है, इनिशियल लेवल पे खेती है ना। तो पशुपालन भी करा, खेती, फिर पता चला कि उसने एक खेत खरीद लिया तो अब वो बड़ा खेती कर रहा है, फिर उसके बगल वाला भी खेत कर लिया तो अब ट्रैक्टर चला रहा है उसमें। प्रोसेस तो यही है ना यार, समझ पा रही हैं आप? ठीक है, अब जब प्रोसेस यही है तो पशुपालन जब करने लगा और दूध भी मिलने लगा और खाने के लिए अब अनाज भी मिल रहा है खेतों से, तो मानो अब एक ही जगह रहना पसंद करेगा। ध्यान से बोलना। मानो आज दिल्ली में शिकार किया, कल पानीपत चला गया क्योंकि दिल्ली का शिकार खत्म हो गया। ठीक है, अब पानीपत से फिर वो हैदराबाद गया, हैदराबाद से फिर वो बिहार चला गया। तो जहां जहां उसको शिकार मिलेगा वहां वहां क्या करेगा, वो जाएगा। इसका मतलब मानो शुरू में क्या रहा, घुमंतू रहा। किसके चक्कर में, पेट के चक्कर में। बहुत प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, बहुत आदर्शवादी बातें नहीं है, है ना।
तो अगर पेट के चक्कर में जा रहा है, घुमंतु है, अब बताओ कि अगर उसको खाने के लिए दिल्ली में, अगर उसको खाने के लिए दिल्ली में मिल जाए प्रॉपर, तो वो दिल्ली से जाएगा? नहीं जाएगा। और दिल्ली से जब नहीं जाएगा तो मानो धीरे धीरे अस्थाई प्राप्त कर रहा है। आप अभी दिल्ली में अस्थाई नहीं हो, आप 2-3 सालों के लिए आए हो, जब तक सिलेक्शन ना हो, जब तक फैमिली सपोर्ट करे तब तक आए हो। अस्थाई कहाँ है? इसीलिए तो लिखा जाता है अस्थाई पता। जब आप फॉर्म भरते हो क्या लिखा जाता है? अस्थाई पता। मतलब तुम भी क्या हो? घुमक्कड़ हो। अरे यही बात है ना। तो ऐसे हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, रिलेट ही करना है ना। समझ पा रहे? तो अब देखो, अब मानो जब एक जगह रहने लगा, तो एक जगह कब रहेगा? जब उसे कुछ प्रॉपर रेगुलर टाइम मिलता रहे, अनाज उत्पादन। तो वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि जब वो खेती करने लगेगा, पशुओं को पालने लगेगा, तो उसके अस्थायित्व के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप कैसे कह रहे थे नहीं? समझ पा रहे? ठीक। तो जब स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी कब बढ़ी? जब मानव खेती, अब मानव को पेट भर रहा है, मानव पत्थर के औजार का अभी भी प्रयोग कर रहा है, मानव पशुओं को पालेगा तो उससे मिल्क निकालेगा, लेकिन पशुओं के साथ खेलेगा भी तो वो। गांव में जब गाय का बच्चा जब जन्म लेता है, तो आप देखना बहुत बच्चे खेलते हैं, हमने भी खेला हुआ है। उसके गर्दन को पकड़ लिया, फिर उसको खेल ही रहे हैं ना, तो वो मनोरंजन के भी तो साधन हो गए। पशु पक्षी को पकड़ लिया, पेंट कर दिया और बांध दिया। तोता सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पैरोट, उससे बात भी कर रहे हैं, बोल ये बोल, श्री राम बोल, तो श्री राम बोल रहा है। ऐसा है। तो पशु मनोरंजन के भी साधन हो गए। समझ रहे हो? अब ये सारी, अब देखो आप गांव में रहने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? पेट भरना चाहिए, मतलब खेती चाहिए, पशु चाहिए, और रहने के लिए क्या है? पहाड़ का घर तो है ही, ठीक है। और बर्तन कैसे होंगे? या तो मिट्टी के होंगे, नहीं तो पत्थर के होंगे। तो यहां से एक बड़ा क्रांति आ गया, और उसी क्रांति का नाम है कि मानो यहाँ से अस्थाई जीवन की शुरुआत हो गई। और वो दौर है नियोलिथिक एज, वो दौर है नवपाषाण का। अब मानो जब अस्थाई जीवन हुआ, तो मानो कहेगा ना कि यार हम हैदराबाद जा रहे थे, बिहार जा रहे थे, तो भाई अब ये सही समय है कि हम अस्थाई हो गए, और ये हमारे जीवन में क्रांति का काल है। आप अपना स्थायी पता जब बदल लोगे कि मैं 20 साल से यहीं रह रहा हूं, और मैंने 3 BH का फ्लैट ले रखा है जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए, तो अच्छा लगेगा ना। तो आपके लिए यही क्रांति का काल होगा ना, कि एक बार संघर्ष में हम इधर पढ़ाने जा रहे थे, उधर पढ़ाने जा रहे थे, अब अस्थायी हो गए, तो क्रांति होगी ना हमारे लिए वो। तो वही जब मानव एक जगह रहने लगा, तो वो अस्थायी जीवन की शुरुआत। और जब मानव एक साथ रहेगा तो ग्राम का विकास हो जाएगा, गांव का विकास, झुंड में रहने लगे। अस्थायी जीवन अगर हो गया तो गांव का विकास हो गया, और गांव का विकास हुआ तो इसी को क्रांति का काल कह दिया गया। तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन किसे कहा गया? नियोलिथिक एज को कहा गया, नवपाषाण काल को कहा। अब हम यात्रा ये पढ़ चुके हैं कि मानव अब क्या हो गया? अस्थाई हो गया। तो मानव अपनी प्रैक्टिसेस को धीरे धीरे बढ़ाएगा, बस ध्यान से सुनते जाना है। मानव जब धीरे धीरे प्रैक्टिसेस को बढ़ाएगा तो कोई धातु तो प्रयोग करेगा। हम पहले पिज्जा नहीं खाए, यहाँ के पिज्जा खा लिए, और अब हम पिज्जा बॉय, पिज्जा गर्ल बन गए, हमें हर दिन पिज्जा खाना होता है। अरे ऐसे एग्जाम्पल तो है ना। अरे है कि नहीं है? तो बहुत तनाव लेके नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अगर हम पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा बॉय बन गए, तो मानव तो धातु का पहली बार प्रयोग तो करेगा, मेटल। तो मानव द्वारा पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी, तांबा। अब तांबा का विकास होगा तो तांबे की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी ना प्रयोग करने की। पहली बार पिज्जा लॉन्च हुई तो 1-2 लोग खा रहे होंगे, अब देखो स्टेटस सिंबल बन गया है, सेल्फी। बना नहीं बना? घर में कुछ हो ना हो लेकिन सेल्फी तो बना नहीं बना? बना ना। तो वह क्या हुआ? पिज्जा की डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ी तो उसी तरह क्या हुआ? धातु का प्रयोग बढ़ गया, और जब धातु का प्रयोग बढ़ गया तो धातु का क्रमिक विकास हो जाएगा, और धातु के क्रमिक विकास को ही क्या कह देंगे अपन? ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक एज। क्लियर है? अब वहीं से एक डेवलपमेंट आगे शुरू हो गई। अब मानव कहाँ रह रहा है? गांव में, ठीक है। अब जब मानव गांव में रहेगा, लेकिन अभी खेती कर रहा है, लेकिन उस खेती के अनाज को शहर में नहीं, बाजार में नहीं बेच पा रहा है। खेती उतनी हो रही है जितना पेट। हमारे पास
1 बीघा खेत है और उसी 1 बीघा खेत में उतनी खेती होती है जिससे हमारा 1 साल गेहूं नहीं खरीदना पड़ता है। लेकिन एक बगल वाले हमारे पड़ोसी हुए, उनको क्या है, उनके पास अच्छा खेत है तो वो 1 साल अपना खाने के लिए भी रखते हैं और 20 क्विंटल बेच भी देते हैं। तो मानो अभी उस प्रोसेस में नहीं आया है। तो जब उस प्रोसेस में नहीं आया है, इसका मतलब कृषि अर्थव्यवस्था का विकास अभी नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था का मतलब ही है लेन देन, ठीक है। तो मानो अभी कृषि अभ्यास कर रहा है, हम अभी एग्जाम देने की तैयारी का अभ्यास कर रहे हैं, एग्जाम अभी हम एस्पिरेंट हैं, लेकिन यहाँ अगर हम अभी से डीएम बन के रहेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। संघर्ष बड़ी चीज होती है। आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं कि वो अभी डीएम बन गए, तो वो माहौल ही बना पाएंगे। आप नोटिस करना 1 साल तक उनको, लेकिन आप बहुत शांत होगे, एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करोगे, आप सिलेक्शन होकर निकल जाओगे। समझ रहे हो? तो अभी क्या है, मानो अभी भी कृषि अर्थव्यवस्था का विकास नहीं है, कृषि अभ्यास जारी है। जब अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा तो मनी इकोनॉमी कहां से आएगी? मुद्रा का भी विकास नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो गांव में याद करो, पहले आइसक्रीम वाला आता था तो हम गेहूं चुरा कर बेच देते थे, याद आ रहा है? और वो हमें एक आइसक्रीम देता था। तो कई बार दादी परमिशन देती थी, कई बार नहीं देती थी, तो चोरी से भी बेच देते थे। तो उसी को क्या कह रहे थे आप? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वो दौर होगा वैदिक एज, और वैदिक एज के 2 पार्ट हैं, लेटर वैदिक और ऋग वैदिक। तो ऋग वैदिक काल में मानो क्या है, वाटर सिस्टम प्रयोग कर रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रयोग कर रहा है, ठीक है। अब शुरू से क्या है, मानो ही शिकार किया तो दबदबा किसका? मेल का, पुरुष का। तो समाज कैसा हो गया? पितृ सतात्मक। समझ पा रहे हैं? अब जब पितृ सतात्मक होगा तो बताओ वहां पे एक रखवाला भी होगा उस गांव का, कि कोई चोरी चोरी किसकी होगी? पशुओं की। अनाज है कहां? अनाज तो उतना ही है ना जितना खा रहे हैं। पशुओं की होगी ना। तो गांव में किसकी चोरी ज्यादा हो रही थी 20 साल पहले? कि अरे हमारे 4 भैंस खोल ली और हो रहा है। क्योंकि भाई वो सोर्स हैं किसके? अर्थव्यवस्था के। बहुत क्लियर पढ़ना है, ठीक है। अब वो जब अर्थव्यवस्था के सोर्स हैं तो बड़ी बात क्या होगी, उसकी सुरक्षा जरूरी है। पहली चीज तो चोरी किसकी होगी? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? पशुओं का। और पशुओं में कौन? गाय। क्योंकि गाय क्या कर रही है? दूध भी दे रही है, और गाय का बच्चा बैल भी बन रहा है जो खेती में प्रयोग भी हो रहा है। तो इसीलिए गाय को बहुत शुरुआती स्तर पे पूजा भी की जाने लगी। हम सारी चीजें बताएंगे कि गाय माता कैसे बन गई हिंदू धर्म की, सारी चीजें बता, ऑन प्रोसेस है वो सारी चीजें, ठीक है। एक बात क्लियर समझ रहे हैं? अब जब पशु, तो एक बताओ कि चोरी किसकी हो रही है? पशुओं की। तो युद्ध किससे होगा, किसके लिए होगा? पशुओं के लिए। हम गाय क्या किए कि गाय गाय को चराने ले गए, और वो भी एक दूसरा कबीला, अब एक ही गांव थोड़ी बना होगा। मान लो कि हम एक दिल्ली में रहें तो कोई हैदराबाद में भी रह रहा है, तो हमारे गांव से पशु गए, उसके गांव से पशु गए, और वहां लड़ाई हो गई। किसके लिए? पशुओं के लिए। जो जीतेगा वो पशुओं को ज्यादा लेके भाग जाएगा। तो जब युद्ध होता था उसमें कोई रखवाला तो होगा, उसी रखवालों को कहा गया राजा। तो राजा की हैसियत क्या है? केयर टेकर। आप पीजी में रहते हैं तो, अरे जानते तो हो ना यार, तो केयर टेकर होता है, हॉस्टल लाइफ केयर टेकर होता है, कि आप उसको बिना बताए नहीं जा सकते हैं। तो केयर टेकर के फॉर्म में कौन है? राजा है। तो जब युद्ध होता था तो राजा दौड़ के आता था गांव में, चलो चलो लड़ाई हो गई है सब, चलो। तो लठ लेके कौन जा रहे थे? लोग जा रहे थे। तो उसके कुछ सहयोगी थे जो कमांडर थे। तो राजा क्या था? केयर टेकर। राजा की हैसियत नहीं थी, लेकिन राजा कबीले का क्या था? संरक्षक था। राजा टैक्स ले पाएगा? क्योंकि राजा की हैसियत ही नहीं है। और दूसरा, अर्थव्यवस्था भी नहीं है। ये हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री के सिनारियो को समझा रहे हैं। हम आपको पढ़ाएंगे एक एक चैप्टर, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, मानो अभी क्या राजा क्या है अभी, किसकी दया पे पल रहा है? लोगों की। और लोगों की कुछ क्या ऑर्गेनाइजेशन होगी। याद करो कि पहले गांव में पंचायत होती थी पीपल के पेड़ के नीचे, और चौधरी आते थे और बोलते थे कि ये नहीं होगा, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो करके दिखा दे। फिर वो ना क्या कहते हैं कि मैं चप्पल से मारूंगा तुम्हें अभी अगर ऐसा बोलोगे, तो डर होता था वो
क्योंकि बाबा दादाओं की क्या थी, जो सबसे वृद्ध था उनकी बड़ी पकड़ थी। आपके घर में अगर दादा दादी होंगे, दादा अगर नाराज हो जाएं कि ये खाना नहीं बनेगा तो आप बना लेंगे? नहीं बनाएंगे। तो दादाओं का वर्चस्व रहा है अपने जमाने में, समझ रहे हो? तो ये चीजें होगी। तो समाज पितृ सत्तात्मक ऋग्वेदी के दौर में। अब धीरे धीरे क्या हो गया, एक ऐसा फेज आ गया कि एक बड़ी क्रांति आ गई। अब मानो जब खेती करेगा तो या तो वो तांबे का हल लगाएगा, या वो पत्थर का हल लगाएगा, या वो लकड़ी का हल लगाएगा, यही होगा। अब लकड़ी और पत्थर, तांबे का हल लगाओगे तो जमीन में ज्यादा धसेगा, टूट जाएगा, क्योंकि जमीन अभी भी तो बंजर ही है। तो उतनी खेती नहीं हो रही थी। जितना जमीन में ज्यादा हल सिंक करेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन है। गांव में देखते हो ट्रैक्टर को कहता है एक बार ऐसे घुमाओ, एक बार ऐसे घुमाओ। एक बार घुमाओगे तो नहीं होगा। आलू जब बोई जाती है ना, तो मिट्टी बहुत भुरभुरी चाहिए, बहुत महीन चाहिए। एक बार ट्रैक्टर घुमा के आप आलू नहीं निकाल सकते, वो फिर खत्म हो जाएगा उसी में। थोड़ा बहुत तो हम लोग कहाँ, गाँव का देश है ना भारत, तो हमें तो जानना चाहिए ना। तो ये चीजें हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा कि लोहे का आविष्कार होगा, डिस्कवरी ऑफ आयरन हो गया। और जब आयरन हो गया तो बड़ा चीज ये हो गया कि लोहे के आविष्कार से दो चीजें हुई। एक, जो अभी तक हम कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहे थे वो किसका कर रहे थे, पत्थर का। और पत्थर की कुल्हाड़ी रगड़ते रह जाओ, 4 घंटा में एक पेड़ कट रहा है। लेकिन लोहे की आविष्कार हो गई तो अब जो एक्स बना वो किसका बना, आयरन का बन गया, लोहे का। और लोहे के हथियार से देखो जंगल कितने काटे जा सकते हैं, काटे जा सकते नहीं काटे, तो जंगलों को काटे जाने लगा। अब जंगल जब काटे जाएंगे तो प्लेन लैंड ज्यादा मिलेगा, विशाल मैदान मिलेगा, मिलेगा ना। और जब विशाल मैदान मिलेगा तो एक बड़ा पॉइंट क्या हो जाएगा कि हमें बहुत ज्यादा लैंड मिल गया। अब जब हल जो जाएगा, अब उसमें लोहे का हल जाएगा तो वो जमीन में ज्यादा सिंक करेगा, तो ज्यादा सिंक करेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हम उसे बेच भी पाएंगे, और बेचेंगे तो टैक्स भी मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो पैसे भी, तो राजा की पावर। तो राजा बोलेगा अब हम वो राजा नहीं रहे जो तुम्हारी दया पे पलते थे, अब हम वो राजा हैं जो मेरी इच्छा ही कानून बनेगी। तो राजा यहाँ पर अपना नियम बनाएगा जिसे कहा जाएगा थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजा का राजत्व का सिद्धांत। और ये दौर है उत्तर वैदिक काल। तो कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो गया, क्लियर है। अब कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, दूसरा राजा की शक्ति में कर भी आ गए। राजा अपने हिसाब से समाज को चलाएगा तो समाज की व्यवस्था जटिल होगी कि नहीं होगी, होगी। तो राजा कहेगा कि अब जो चीजें डिसाइड होंगी वो हमारे हिसाब से होंगी। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। और राजा, सबसे बड़ी बात, राजा क्या करेगा, तो राजा महिलाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए। और यही वो दौर है जहां से महिला वस्तु बन जाएगी, और यहीं से पैट्रियार्की बहुत मजबूत हो। अगर लोहा आएगा तो वेपन्स बनेंगे लोहे के, तलवार बनेंगे लोहे के। अब तो खत्म कर रहे हैं अपन, क्यों? देखो हमारी क्लास में थोड़ा लेट नहीं होना यार, उससे क्या होता है, मैं जेन्युइन, मैं हमेशा आपकी तरह होके ही बात करूंगा, ठीक है। इंसान के अंदर बचपना रहना चाहिए, तभी वो इंसान बना रह पाएगा, है ना। तो अगर आप आओगे तो मैंने जो बता दिया है, आप किसी से कितना भी समझोगे ना, नहीं समझ पाओगे। एक बार जो ट्रेन दिल्ली से निकल गई है वो अगले दिन ही मिलेगी, चाहे तुम कितनी भी पैरवी लगा लो। प्रधानमंत्री चाहेंगे तो लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। ट्रेन निकल गई, पीछे थोड़ी आएगी, दूसरी ट्रेन से आएंगे वो। तो कोशिश करेंगे लेट ना हो, बारिश है तो 5-10 मिनट हो सकता है, लेकिन जेन्युइनली ना हो, ठीक है। उससे क्या होगा ना, एक माइंड फ्रेम नहीं हो पाएगा। फिर आप फॉर्मेलिटी करोगे, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ सर समझ में आ रहा है, वेल डन। लेकिन हमें पता है कि आपको नहीं आ रहा है ना। ये आपको लॉस है, हमें क्या लॉस। हम अपना काम करके जा रहे हैं, हम पैसे लेके जा रहे हैं, आप पैसे दे के जा रहे हो लेकिन काम नहीं ले रहे, तो लॉस किसको है, आप ही, है ना। तो क्या बनना है, सेल्फिश, कि हमें बताओ सर कि हमें क्या लाभ होगा। तो हम उसीलिए तो हैं कि बता रहे हैं कि लाभ तो टाइम से आएंगे, ठीक है मैडम। तो अब देखो, राजा हथियार बनाएगा लोहे के,
और वो सबसे बड़ा क्या बनाएगा? तीर धनुष। पहले क्या होते थे? यही होते थे, तलवार। तो राजा की शक्ति बढ़ेगी तो राजा युद्ध में ज्यादा युद्धरत होगा, तो राजा युद्धरत होगा तो राजा का एरिया एक्सपांशन होगा, क्षेत्र विस्तार होगा, युद्ध करेगा तो अब जो एरिया विकसित होगा उसी को फाइनली कह देंगे महाजनपद। ये चीजें हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, जनपद महाजनपद ऐसा। ठीक। अब क्या होगा? अब राज्य के नाम पे लड़ाइयां होंगी कि उस राज्य पर कब्जा करना है। ठीक। ऐसे सारी चीजें चलेंगी। अब एक समय ऐसा आ जाएगा कि राजा को लगेगा कि यार हम बड़े क्षेत्रों पर कब्जा तो कर चुके हैं लेकिन दबदबा नहीं है यार, मतलब हम चल रहे हैं तो लोग सलाम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे राज्य में कर रहे हैं, दूसरे राज्य वाले हमें भाव ही नहीं दे रहे। तो राजा अपनी सम्मान के लिए भी क्या करेगा? अटैक करेगा। तो राजा कहेगा कि यार जीवन का क्या मतलब जब हम अपने क्षेत्र में ही राजा हैं, जीवन का मतलब ये है कि हम पूरे उस एरिया के राजा रहे। तो राजा जब युद्ध करेगा तो वो सम्राट बनने की आकांक्षा से युद्ध करेगा, चक्रवर्ती बनने की। चक्रवर्ती का मतलब होता है चारों दिशाओं का मालिक। तो राजा अब जब युद्ध करेगा तो वो किसके लिए करेगा? चक्रवर्ती सम्राट बनने की आकांक्षा को लेकर। आपके पापा सफल बिजनेसमैन है, पैसा इतना आ रहा है जिससे अपना चल भी जा रहा है, एफडी भी हो रहा है और थोड़े बहुत सेविंग भी डाल रखे हैं घर में 2-3 लाख, लेकिन पापा फिर भी और प्लानिंग कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं क्योंकि पापा को और बड़ा बनना है अपने क्षेत्र में। यही है ना? तो राजा जब ज्यादा होगा तो हर राजा तो ऐसा करेगा, तो आप देखोगे युद्ध की स्थिति आ जाएगी। तो राजा की सबसे बड़ी पहचान, राज्य की सबसे बड़ी पहचान युद्ध करना और विजेता बनना। हम कहाँ थे? शिकार कर रहे थे, हम कहाँ आ गए? युद्ध पे। ठीक है। अब बताओ कि एक राजा होगा जिसका नाम है अशोक। अशोक जब राजा बनेगा तो अशोक एक बड़ी बात करेगा कि यार बल से, मान लो हम आपको डरा के, मैं इस क्लास में आया और आपने कुछ भी पूछा, मैंने कहा अभी बैठ तो, अभी डिस्टर्ब नहीं करने का, तो हम कितने दिन ऐसा कर पाएंगे? 10 दिन, 12 दिन। लेकिन फिर उसके बाद कहोगे कि जाके मैनेजमेंट से कि सर यार डरा रहे हैं, पढ़ा कम रहे हैं, डरा रहे हैं। तो कहने का सेंस ये है कि बलपूर्वक कितने दिन रोका जा सकता है किसी को? बहुत कम दिन होता। आप अपने पड़ोसी को कितने दिन डरा पाएंगे? 20 साल। लेकिन जिस दिन आपकी पावर कम हुई, क्योंकि कंडीशन तो सबका बदलता है, तब वो आपके दीवार पे चढ़ जाएगा और आपकी गर्दन उड़ा देगा। ऐसी चीजें हैं नहीं है ना? आपको थोड़ा बहुत आ रहा है, लिटिल बिट। अरे ठीक। तो आप इस बात को समझो कि अगर ये चीजें, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे ना अपन, आज क्लास हमारी आधे घंटे की थी लेकिन ये फ्लो हम तोड़ना नहीं चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, फिर अपन कल से 2 घंटे करेंगे तो 1 घंटा होने जा रहा है ना। तो एक बात बताओ कि राजा जब आगे बढ़ेगा तो अशोक होगा, अशोक समझेगा कि यार इतने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा है किसका? अशोक का, मौर्यन डायनेस्टी का। तो अशोक सोचेगा कि यार बलपूर्वक हम कैसे डरा पाए, मान लो हम आपको डरा के 10 दिन रख सकते हैं। तो अशोक ये भी बात सोच रहा है, अशोक सोच रहा है कि यार हमारे पास सेना बहुत बड़ी है, बल बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों को ऐसे विश्वास हासिल नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे राज्य में ही रहें, विद्रोह कर सकते हैं। तो उसने सोचा कि एक काम करा जाए, इनके लिए सबसे बड़ी, चूंकि इंसान जब गरीब होता है ना, इंसान जब डाउन होता है तो सबसे बड़ी उसकी पूंजी होती है धर्म। गांव में आप जाके बोलो किसी से कि आपके धर्म के, वो आपके भगवान के बारे में गाली लेते तुरंत निकालेगा फरसा, कौन है बता। जीवन का अंतिम उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना। लेकिन यही चीजें आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में आके बोला, अरे ठीक है उसका धर्म है, उसकी स्वतंत्रता है, हम अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं, दैट्स। लेकिन गांव में धर्म के नाम पे, याद करो गांव में दुर्गा पूजा निकलता है ना, तो एक भी दुर्गा पूजा ऐसा है जो दंगा नहीं होता, क्योंकि वो दुर्गा पूजा वाले जो बजरंग दल के लोग हैं वहीं से यात्रा निकालेंगे जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है, तो दंगा तो होगा। या फिर वो ऐसा रूट पड़ जाता है कि निकालना पड़ता है। लेकिन शहरों में आपने सुना है क्या? शहरों में जो भी दंगा होते हैं वो राजनीतिक होते हैं, पार्टियां कराती हैं, ऐसा माना जाता है, सुनने में आता है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, सुनने में आता है, ऐसी चीजें हैं। क्लियर है? तो सबसे बड़ी पूंजी क्या है? धर्म। तो अशोक धर्म का सहारा लेगा। अशोक कहेगा कि जब मैंने कलिंग किया तो मेरे इतना ज्यादा खून बहा, उस खून को देखकर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया,
वो राजा ही राजा नहीं है जिसका हृदय परिवर्तन हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो? अगर आपको राजशाही चाहिए तो आपको खून की बलि चढ़ानी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना हमसे। अगर आपको सफलता चाहिए तो संघर्ष का लेवल 102 डिग्री फीवर में भी होना चाहिए। 4 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं, सिनॉप्सिस हम आपको सब चीज सिखाएंगे, कैसे सिनॉप्सिस बनाया जाता है। तो 10 मिनट देख लिया ना, 10 मिनट में पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई। एक मन में विश्वास कि इस लेवल पे भी हम 10 मिनट पढ़े। ठीक है, जब आप चंदा देते हैं ना तो आप देते हैं 11 रुपए ही, 21 रुपए ही, अपनी इतनी क्षमता है। तो 11 रुपए वाला खुश है कि भगवान को हमने दिया है, और कोई 1 लाख रुपए दिया है तो उसकी खुशी अपनी है, इसकी भी खुशी अपनी, कुछ तो दिया है हमने, कुछ तो पढ़ा है। तो राजशाही वो देवी है जिसको बलि चढ़ानी पड़ती है, समझ रहे हो? तो ये बल का सहारा नहीं, धर्म का सहारा लेगा और कहेगा मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। लेकिन बात ऐसी नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा है वाकई ऐसी बात है, तो वो कहेगा कि मैं बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता हूं और आज से मैं हिंसा का क्या करूंगा, त्याग करूंगा। पब्लिक पागल हो जाएगी, यार एक ऐसा राजा जो हिंसा का त्याग कर रहा है, एक ऐसा राजा जो पश्चाताप कर रहा है कि हमने कलंक किया इसलिए अब नहीं हो पाएगा। तो लोग पागल हैं किसको लेकर कि यार अशोक जैसा राजा ही नहीं है। अशोक कह रहा है सारी प्रजा मेरी संतान है, लोग और भी पागल, मतलब विश्वास। फिर वो कह रहा है कि जिसको भी जब भी प्रॉब्लम है 24 घंटा मेरे साथ मिल सकता है, 24 घंटा मेरा द्वार आपके लिए खुला है, लोग और भी पागल। तो अशोक के संदर्भ में आप देखेंगे कि उसके समय विद्रोह नहीं हो रहे, लेकिन अशोक की जो बाउंड्री है वहां पे फिर से विद्रोही क्या कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेजन के तहत थोड़ा बहुत विद्रोही हो रहे हैं, विद्रोह रिबेल्स हो रहे हैं। तो वहां पे अशोक चेतावनी दे रहा है, आठवीं की एक जाति है वहां पे, कबीला है, आठवीं जाति को कह रहा है कि मैंने बौद्ध धर्म अपनाया है लेकिन अभी मैंने सेनाएं नहीं भंग की है, अगर अगली बार से ऐसा करोगे तो दूसरा कलिंग कर देंगे। इसीलिए अशोक को अशोक महान कहा जाता है। चाणक्य विद्वान है लेकिन अशोक महान है। चाणक्य को महान आपने सुना, नहीं सुना ना, इसीलिए अशोक क्या है, ठीक। तो इतनी बातें आप इस बात को ध्यान रखो कि अगर अशोक महान है, इसका मतलब क्या है, अपने राज्य को चलाने के लिए वो हर संभव तरीका को अपना रहा है। लेकिन हमने बचपन में क्या पढ़ा कि बौद्ध धर्म अशोक ने इसलिए अपनाया क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, यही पढ़ा ना भाई। लेकिन सिविल सर्विस में आपको बताया जाएगा इस जर्नी में कि अशोक का वो साधन था, साध्य था राज्य को अच्छे से चलाना। तो अशोक ने बौद्ध धर्म इसलिए नहीं अपनाया कि हृदय परिवर्तन हो गया, राज्य आसानी से चल पाए। शासन की आवश्यकता है, शासन की आवश्यकता को, देश की आवश्यकता को राजा समझ रहा है, और उस वजह से वो बौद्ध धर्म, बुद्धम शरणम गच्छामि, समझ रहे? और इस तरह से यात्राएं आगे बढ़ जाएंगी। तो ये है एंशिएंट हिस्ट्री। एक समय ऐसा आ जाएगा कि लोग इससे परेशान हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे ब्राह्मण। अभी चूंकि 1-2 पार्ट हमने छोड़ दिया है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता वो, अगर हम पूरे सिनारियो की बात करें तो वो पूरे 25 दिन चलने वाला है, तो हमने शॉर्ट में बता दिया आपको। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि एंशिएंट हिस्ट्री क्या क्या रहा है, समझ रहे? तो कोई इंसान कहे कि हम आई एम मोर सिविलाइज तो डाउट करो। सिविलाइज वो इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेस है। आप जब गरीब रहेंगे ना, बेरोजगार हो जाएंगे, कोई आपको नहीं पूछेगा। इस सभ्य समाज में हम पढ़ते हैं ना इंडियन पॉलिटी में कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, लेकिन हमारे अगर पापा बीमार पड़ जाएं तो कोई हेल्प करने नहीं आता। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और इस दौर में आके अगर हम ऐसा कर रहे हैं 22, 24, 25 साल की एज में, तो भैया आप घर जाइए, क्योंकि यहाँ रहने पे हर महीने 15-20 हजार रुपये खर्च हैं। अगर उतना भी नहीं है तो 10 हजार तो एटलीस्ट हैं। तो 10 हजार बचाओगे ना, तो एक साल में तो 1 लाख रुपए में कोई बड़ी दुकान इकट्ठा हो जाएगी या कोई ट्रेनिंग हो जाएगी। अगर आप पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, रिजल्ट होगा नहीं होगा आपकी इस मेहनत पे होता है। अगर आपने मेहनत बहुत प्योर ढंग से किया है, सफलता देर सवेर मिल ही जाती है। अगर नहीं मिलती तो पूरा इतना भीड़ प्योर मेहनत की बात नहीं कर रहा होता।
निष्काम कर्म की बात नहीं कर रहा, लॉर्ड ऑफ कर्मा की बात नहीं कर रहा, समझ रहे? बहुत मेहनत करिए, टूट कर मेहनत करिए। और अभी हेल्थ वेल्थ का ध्यान नहीं रखना है, बस सांसें चले, पेट ठीक रहे और हम आ जा सके। जब नौकरी लग जाएगा तो पूरे पूरे अधिकारी लोग को बैठाकर योगा करवाएंगे, सीखेंगे, क्या इशू है? अलग से ट्रेनर रख लेंगे, क्या इशू? नहीं होगा तो चले जाएंगे हम विपासना में, कहाँ पे? उत्तराखंड, हरिद्वार, वहां जाके 7 दिन कर लेंगे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं होगा तो अच्छे डॉक्टर से दिखा लेंगे। अभी हम सारी चीजें अगर मेंटेन करेंगे तो पढ़ेंगे कब मेरे भाई? आपको फिट रहना जरूरी है तो उसके लिए खान पान ठीक कर लीजिए, डाइट थोड़ा बहुत, सुबह उठिए थोड़ा बहुत योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। वो 15-20 मिनट का ही गेम होता है तो उतना तो कर ही पाओगे। बाकी जिम में नहीं, पेट निकल रहा है निकलने दो, लेकिन खाने पे कंट्रोल करो, पहली बात। लेकिन पढ़ो। क्या होता है ना कि जब आप बहुत मोटे होंगे ना तो फिर आप लेजीनेस आने लगेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कल अपन मिलेंगे कितने बजे? क्या नाम है आपका? दिशा, निशा। तो निशा को जल्दी सुबह करो, निशा मतलब रात होता है शायद, तो जल्दी नींद शुरू हो जाए और जल्दी नींद खत्म हो जाए, जिससे हम सुबह उठ पाए। बहुत दूर से आ रही? ये क्या है, दूर है? चलो कोई नहीं, टाइम से अपन आ जाएंगे जिससे ज्यादा समझ पाएंगे। कल मिलेंगे तो बाकी कल बात करेंगे, ठीक? तो चलिए इस क्लास को खत्म करें। कोई डाउट है पूछ लीजिए, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। क्या नाम है आपका? माधुरी। नाम? कुंदन। अमित। अमित मेरा रूम पार्टनर, अभी वो आईपीएस अधिकारी है ना, बहुत बड़ा, बढ़िया। शालिनी। शाहीन, ठीक। तो अपन अभी और लोग हैं ना इधर जो बारिश की वजह से नहीं आ पाए। तो जब बकरी को बारिश लगती है तो घर में भागती है, लेकिन कुत्ता नहीं भागता है। ये ध्यान रखना, जो जो भीगेगा वही क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी क्लास में आओ, मेरी क्लास में मत आओ, लेकिन और किसी क्लास में नहीं आओगे तो फिर आदत आदत है ना। हम अपने कॉलेज के दिनों में 3% अटेंडेंस दिए, 3rd ईयर में अपन 3% अटेंडेंस, वहीं हमें रिग्रेट हुआ कि ये सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। तो आप जब तक उस प्रोसेस में नहीं आएंगे नहीं हो पाएगा, ठीक है? कोई डाउट हो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन कल मिलते हैं। कोई डाउट नहीं, आप आना कल, ठीक से। और जो इनको थोड़ा बहुत आप ब्रीफ कर देना लेट आएंगे, ठीक? आपके चेहरे से लग रहा है आप थोड़ा कम समझ रही हैं, ठीक? कल कोई डाउट हो पूछ लेना। कल से अपन स्टार्ट करेंगे कहाँ से? स्टोन एज से, पाषाण काल से। और ध्यान रखना अपन यूपीएससी की बात करेंगे तो लूसेंट मत पढ़ना, ये भी समझना है ना? गुलाब जामुन ठेले पे भी मिल रहा है 5 रुपए में, अच्छे रेस्टोरेंट में मिल रहा है 15 रुपए में, अग्रवाल स्वीट्स है ना वहाँ शायद 10-15 रुपए में, और 5 स्टार में 25 रुपए में या 50 रुपए में। तो डिफरेंस है क्वालिटी की। तो तुम भी खा रहे हो गुलाब जामुन और सामने वाला भी खा रहा है, लेकिन ज्यादा खुश कौन? तो इतिहास एक है लेकिन उसके लेवल अलग अलग है, ये इतना गुलाब जामुन से याद रखना, ठीक है? तो चलो अपन कल मिलते हैं ना, थैंक यू। अच्छा नाम? मेरा नाम विवेक भारद्वाज, ठीक है? कल मिलते हैं अपन, ठीक?